ईरान की जो अब तक टिक पाया, ईरान और अमेरिका को घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमें अगेन एज अ कंट्री भी सीखना चाहिए भारत के तौर पर। आपकी आवाम की ताकत होती है। सोचा ये गया था पावर कि प्लांट पे धमकी जब दी थी तो पावर प्लांट पे लोग वहां पर खड़े हो गए थे मानव श्रृंखला बनाकर। सबसे बड़ी बात, यूएस गलत सिर्फ यहाँ चला गया कि उसे लगा कि खमैनी हटते ही गिर जाएगा ईरान, क्योंकि उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। मदुरो हटते ही वेनेजुला गिर गया, बड़े रिसेंटली। वेनेजुएला समझने की भूल कर बैठा, और जबकि उसे मानना चाहिए था। समझ, एज अ मिलिट्री मैन मैं कभी नहीं मान सकता कि यूएस आर्मी ने उनको करेक्ट एडवाइस नहीं दी होगी। हम बड़ी स्पेसिफिकली देखते हैं दूसरे की ताकतें क्या है। तो आप इसके पीछे इजराइल समझते कि इजराइल ने प्रोवोक किया ट्रंप को और उनके झांसे में वो आ गए, और इसीलिए यहाँ पर ट्रंप को भी समझना पड़ा कि भाई गलत पंगा ले लिया है, अब तो यहाँ से खिसकना ही बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा हमेशा से कहना रहा है कि इजराइल इस दुनिया की वो बुलबुल है जिसमें यूएस की जान बसती है। इजराइल जो कहेगा यूएस उसके साथ खड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? हाँ, अरे पूरी इकॉनमी ज्यूज के हाथ में है। आप एक कदम नहीं चल पाएंगे ज्यूज के बिना यूएस में। आप टोटल आप उसके कंट्रोल में हैं एज फार एज इकॉनमी इज कंसर्न, और इकॉनमी की लड़ाई है। सो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि यूएस वेंट रॉन्ग। उसने सोचा था कि वो जो 10-20 हज़ार लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे खमैनी के खिलाफ, इन्हें लगा कि खमैनी हटते ही वो लोग सारे के सारे सड़क पर आ जाएंगे और लड़ाई जीत ली जाएगी। लोग सड़क पर आए, लेकिन वो अपने झंडे के नीचे आ गए, वो खमैनी की फ़ोटो के नीचे आ गए। और इसका अगर आई डोंट नो कैसे हो सकता है कि यूएस ने नहीं देखा, जब पिछली बार न्यूक्लियर स्ट्राइक इंस्टॉलेशन पर यूएस ने जो जीबीयू डाले थे, उसके बाद भी यही सीन था कि खमैनी का फोटो और अपना झंडा लेकर लाखों लोग सड़क पर थे। आई थिंक वहाँ से पूरा का पूरा जो सिचुएशन है ना वो टर्न हो गई। मैं मानता हूँ इस बात को कि यूएस ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है ईरान को, लेकिन ईरान ने जो यूएस को नुकसान दिया है वो नुकसान मेरे को लगता है सदियों तक रहेगा, क्योंकि यूएस की नाक कट गई है। यूएस के सर का ताज गिर गया है कि जिस वो कॉम्प्लेक्सिटी में था, उसकी ये एडवर्टाइजमेंट गिर गई है कि अगर आप मेरी छत्तर छाया में होगे, अगर मेरे आशीर्वाद के नीचे होगे, तो आपको कोई छू नहीं सकता। मिडिल ईस्ट की कंट्री आज रियलाइज कर रही है सुप्रीम पावर का ताज कहीं ना कहीं अब डगमगा गया है अमेरिका से। तो ये इसमें ये जो आप चीन की बात जो की आ जाती है, रूस की बात आ जाती है, यहाँ पर क्या भूमिका देखते हैं इन दोनों देशों की इस युद्ध में, सीज फायर में? नहीं, देखिए, एज फार एज चीन इज कंसर्न देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चीन का एक बहुत बड़ा क्लाउट ईरान पर है, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को एज अ एनिमी मान रहे हैं कि चीन ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है, तो मैं ये मानता हूँ वो मेजर रोल ज़रूर प्ले किया होगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है कि ईरान ने पाकिस्तान के कहने पर कुछ नहीं किया होगा। ओके। और उसका मैं प्रूफ देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के यहाँ प्रॉब्लम है कि आजकल प्रूफ देना पड़ता है। और वो प्रूफ सीधा सीधा आपके सामने ये है कि ईरान ने बोला दिस इज नॉट द 10 points which we had given to Pakistan. Pakistan has given something else to US. मतलब यूएस को आपने जो प्रोग्राम दिया है और उस पर जस्टिफिकेशन देखिए। पाकिस्तान ने कहा जी हमने ट्रांसलेशन करी थी, वो ट्रांसलेशन में कई वर्ड इधर के उधर हो गए हैं। जनाब, इस लेवल पर ट्रांसलेशन गलत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या लग रहा है यूएस फारसी नहीं पढ़ पाता, अरेबिक लैंग्वेज नहीं पढ़ पाता? दसियों एम्प्लॉई हैं उनके पास जो ये काम कर पाते हैं। मैं इसीलिए हमेशा से कहता हूँ पाकिस्तान के जितने पैनलिस्ट हमारे साथ कभी कभी जुड़ते हैं, अपनी एजुकेशन का बजट बढ़ाओ। आप अनपढ़ ही रह जाओगे और इस तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट ले लोगे कि नहीं जी वो ट्रांसलेशन करने वाले ने कुछ वर्ड इधर का उधर कर दिया। कैन यू एक्चुअली से कि दो कंट्रीज के बीच में आप खड़े हो रहे हो और आप बोल रहे हो कि यार मैंने जो लिख कर दिया वो गलत दिया, सिवाय झूठ के और कुछ नहीं दिखता। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट डिप्लोमेटिकली दे देता। पाकिस्तान एक्सपोज हो ही चुका है, लेकिन मुझे ये बताइए कि सीज फायर को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है? अभी तक आप क्या समझे हैं? क्या वाकई सीज फायर होगा 14 दिन का जो बोला गया है, या युद्ध हमें एक अलग रूप में देखने को मिलेगा, एक अलग फेज में अब आने वाला है, या अमेरिका निकल जाएगा और इजराइल और ईरान लड़ते रह जाएंगे? क्या होने वाला है? आशावादी हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और आशावादी कंट्री से बिलोंग करता हूँ कि ये सीज फायर कहीं ना कहीं जाकर एग्रीमेंट में कभी ना कभी ज़रूर पलटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दुनिया का सवाल है, दुनिया के साथ मेरे अपने कंट्री के इंटरेस्ट का भी सवाल है, क्योंकि इसके जो दुनिया में तबाही आ रही है उसका एक पार्ट मेरे तरफ भी आएगा।
इकोनॉमिक ब्रेकडाउन मेरे यहाँ भी आएगा, एनर्जी क्राइसिस मेरे यहाँ भी आएगा अगर ये एनर्जी क्राइसिस बढ़ता रहा। अब आगे बात हम इसको कैसे देखते हैं। ये बहुत ही नाजुक सीज फायर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं दोनों ही साइड में, क्योंकि दोनों ही साइड ये दिखाना चाह रही है कि ये सीज फायर मेरे टर्म्स पर हुआ है, जबकि होना चाहिए ये हमारे टर्म्स पर हुआ है। सीज फायर तब माना जाता है, ये सीज ट्रम्प तो फायर इस है बात ही को नहीं। मानेंगे ही नहीं ना। ट्रम्प तो ईरान भी नहीं मानेगा, इजराइल भी नहीं मानेगा, पाकिस्तान ने पता नहीं कहाँ से मान लिया। और जबकि मैं आपको अगेन प्रूफ देता हूँ, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दार ने क्या बोला, वो लिखित है बाय द वे, कोई चेंज नहीं कर सकता, और उन्होंने वो विड्रॉ भी नहीं किया। उन्होंने कहा हम इस समय मैसेंजर का काम कर रहे हैं। ईरान के यूएस के 15 पॉइंट्स हमने लेकर ईरान को दिए, ईरान ने उन्हें रिजेक्ट किया, हमने वापस उनको दे दिए। उसके बाद ईरान ने अपने 10 पॉइंट दिए, हमने जाकर यूएस को दिए, और यूएस ने बोला है कि इसके ऊपर बातचीत करी जा सकती है अगर हॉर्मुज खुल जाए। बातचीत हुई नहीं है, हॉर्मुज खुला नहीं है। और मैं प्रूफ देता हूँ अगेन, हॉर्मुज में पिछले 30 दिन में एवरेज 10 से 12 जहाज निकल रहे थे। कल और परसों कितने निकले? 10 से 12। वो फर्क क्या आया? नहीं, अब तो वो टोल टैक्स भी वसूलने की बात कह रहे हैं ना ईरान। देखिए, टोल टैक्स वाली बात जो है वो आज की तारीख में नहीं है, ये आने वाले टाइम के लिए वो तैयारी कर रहा है। और मेरे को आप एक बात बताइए, मैरीटाइम यूनाइटेड नेशंस का मैरीटाइम लॉ कहता है कि इंटरनेशनल वाटर सबके लिए बराबर है। पहली बात, एक वाटर ट्रीटी दुनिया की हो रखी है जिसमें 172 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है कि इंटरनेशनल वाटर्स जो हैं वो सबके लिए बराबर है। पता है उसमें 2 कंट्रीज जिसने साइन नहीं किया है, वो कौन है? यूएसए और ईरान। यूएसए इंक्लूडेड, उसने भी वो रेटिफाई नहीं किया है। मतलब 72 और यूएसए उसमें है, और यूएसए ही उस पर प्रेशर डाल रहा है। नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है। नहीं, दिलचस्प सबसे ज्यादा बड़ा ये है, भाई साहब, लड़ाई शुरू किसने करी? 28 तारीख को यूएस ने करी। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। नुकसान किसका हुआ? ईरान का हुआ। ईरान ने जब स्ट्राइक करी, यूएस के एलाइज का नुकसान हुआ, मिडिल ईस्ट में बेसिस का हुआ, इजराइल का हुआ। इन दोनों के बीच में अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई मैं क्यों करूंगा टोल देकर? भाई आप दोनों का मामला है, आप यूएसए, आपकी तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस की इकॉनमी है, आप दीजिए। आपने कह दिया इस समय, हालांकि वो मान रहे हैं, नेटो बोल रहा है नहीं होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन बोल रहा है नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके के बीच में यूएस ने बोला था दे कैन। बट ये दे कैन क्यों होगा? अब तो ट्रम्प भी बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर चारों तरफ से इतना है। नहीं, लेकिन ईरान भी तो कह रहा है ना कि मुझे भरपाई चाहिए जो मेरा नुकसान हुआ है, तो उसको लगता है कि यही एक रास्ता है। तो 5 ट्रिलियन यूएस आप ट्रांसफर करिए, मेरे से क्यों लेकर करोगे? ये मेरा काम है ही नहीं, ये लड़ाई मेरी है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, टोल लगाकर आपने बोल दिया, आपने बड़े आसानी से बोल दिया $1 20 से 21 मिलियन बैरल पर डे वहां से गुजरते हैं। मतलब $21 मिलियन की पर डे इनकम वहां पर आ गई। एक तो बात जिंदगी भर आ गई, मतलब कभी अब खत्म नहीं होगी ये। चलिए तीसरी बात, क्या पता कल और बढ़ा ले। भाई मैं महंगाई बढ़ गई है, मैं जो अपना रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ उसका ज़्यादा प्रॉब्लम। उससे भी बड़ी बात आपको लेकर आता हूँ, अगर यही न्यू नॉर्मल है कि चलिए जी आपने टोल प्लाजा पर लगाकर टोल ले लिया, तो आप मुझे बताइए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टा में क्या होगा? फिर वो भी मांगेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में क्या होगा? फिर वो भी कल मांग सकता है, उसका भी हक बनता है। मैं तो कह रहा हूँ चाइना बड़े आसानी से बोलेगा कि ताइवान स्ट्रेट के ऊपर एक खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। यस। फिर तो मैं ये कहूँगा कि मलक्का से जो जहाज निकलकर इंडियन ओशन में आ रहे हैं, मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, मैं बोलूँगा मुझे भी टोल चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टोल ईरान लीगली नहीं मांग रहा है, वो क्रिप्टो करेंसी में मांग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसे मालूम है अगर उसने युआन में लिया तो यूएस शायद उसको बैन कर लेगा, अगर डॉलर में लिया तो उसको फ्रीज कर देगा। तो वो क्रिप्टो करेंसी में ले रहा है, विच इज़ अ सो कॉल्ड, कहने के लिए हमारे एटलीस्ट कंट्री में माना जाता है, इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। सो
आप दोनों ही चीजें देखिए, टोल भी दूं जो कि तेरा इलीगल है, यूएस की वजह से तेरे को लेना पड़ रहा है, तो यूएस से बात करो भाई, मेरे से क्यों कर रहे बिल्कुल, हो? चलिए देखना होगा दिलचस्प कि इस पर कितनी सहमति बनती है और सीज़ फायर को लेकर सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि वो 10 पॉइंटर्स वाला जो प्रस्ताव है कितने पॉइंट्स पर जाकर सहमति बनेगी, जो कि टकराव लगातार हम देख रहे हैं, सीज़ फायर के बाद भी हमले देख रहे हैं। तो आखिरकार क्या ये महायुद्ध में बदलने वाला है या वाकई अब शांति की तरफ हम बढ़ते हैं? सभी की निगाह पाकिस्तान में होने वाली बैठक पर टिकी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट के जरिए ज़रूर राय दीजिए। नमस्कार।